गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुमार रौनक एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे। हम जो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू गवर्नर जनरल, उसका आज चौथा और पांचवा गवर्नर जनरल का वीडियो हम देखेंगे। दोनों का कार्यकाल, एक का 2 साल रहा, एक का 6 साल रहा, तो हम लोग दोनों एक साथ कवर करते हैं। चलिए, तो आज जो हम लोग जिनके बारे में पढ़ेंगे उसमें है लॉर्ड बार्लो, जिनका कार्यकाल रहा, जिनका टाइम पीरियड है 1805 से 1807 तक, और लॉर्ड मिंटो, जिनका कार्यकाल है 1807 से 1813 तक। चलिए, तो एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है जॉर्ज बार्लो। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इनके पहले कौन थे। तो इनके जस्ट पहले यहाँ पे एक ग्लिच है, आपको इस ग्लिच को पकड़ना है। इनके जस्ट पहले आपके आते हैं कॉर्नवालिस। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि कॉर्नवालिस दोबारा आते हैं 1805 में, मगर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो कब्र है वो यूपी के गाजीपुर में, ठीक है। और जस्ट कॉर्नवालिस के पहले रहते हैं वेलेस्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कॉर्नवालिस एक बार है तो कॉर्नवालिस पहले होंगे, अन्यथा ये ग्लिच को आपको देखना है। जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल रहा 1805 से 1807 तक, और इनके जस्ट पहले, चूंकि कॉर्नवालिस बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे, तो मेनली जो है वो वेलेस्ली का कार्यकाल माना जाता है। और वेलेस्ली के कार्यकाल में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। और कैसे हुआ था, तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से हुआ था। इसलिए जॉर्ज बार्लो का जो रोल रहा भारत में, जो जॉर्ज बार्लो का रोल रहा, वो एक कूलिंग पीरियड की तरह गिना जाता है। उसे कहा जाता है कूलिंग पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड। और किस चीज से कूलिंग ऑफ हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रॉम द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो लॉर्ड वेलेस्ली पर है। अब इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, तो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी वही थी जो जॉन सोर की थी। जॉन सोर के बारे में भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अहस्तक्षेप की नीति, सीधा याद रखेंगे, अहस्तक्षेप की नीति। चलिए, तो ये बात याद रखना, जॉन सोर की तरह इन्होंने भी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, या इसी को कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, ये शब्द भी जाएगा इसके साथ, इन्होंने अडॉप्ट किया और एक कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड किया भारतीय इतिहास में। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके समय रहा, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेकेंड एंग्लो क्या हुआ था भैया, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। क्या हुआ था, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इसमें 3 ट्रीटी मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी ट्रीटी, तो मैंने बताया था सबसे पहले ट्रीटी ऑफ बसई, ट्रीटी ऑफ बसई 1802। ये हुआ था पूना के पेशवा सेकंड से ना, पेशवा बाजीराव टू के साथ, पेशवा बाजीराव टू के साथ। फिर मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये हुआ था भोसले के साथ 1803 में, भोसले के साथ। फिर मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ आपका सुरजी अर्जन गांव, और ये हुआ था सिंधिया के साथ। और इसी के आगे चल के मैंने पिछले क्लास में बताया है कि 1804 में बुरहानपुर की संधि होती है, ये भी हुआ था आपके 1803 में ही। तो आपको याद रखना, ये तीनों जो हुए थे, ये हुए थे वेलेस्ली के काल में, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा। लेकिन आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट जो 1805 में क्या हुआ है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, राजपुर घाट, ये हुआ है होलकर के साथ। किसके साथ हुआ है, मैं यहाँ लाल रंग से लिख देता हूँ, ये हुआ आपके होलकर के साथ। और होलकर में भी पूछे कौन से राजा थे, तो यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर। और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट जब हुआ, तब आपके उस समय वाइस गवर्नर जनरल कौन है, तो वो हैं आपके जॉर्ज बार्लो। ये बात को आप हमेशा याद रखेंगे, वरना आपको लगेगा कि तीनों वेलेस्ली के, सब वेलेस्ली के समय हुए हैं,
लेकिन ये राजपुर घाट होलकर के साथ, इंदौर वाले होलकर के साथ बार्लो के वक्त हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेलोर म्यूटनी। अब वेलोर म्यूटनी में मैंने आपको बताया था कि एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। क्या हुआ था? एंग्लो मैसूर वॉर। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो जब चौथा होता है 1799 में, और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो इसके सक्सेसर्स थे, टीपू सुल्तान के जो आपके सक्सेसर्स हुए, उन्हें कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? तो वेलोर फोर्ट में। कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? वेलोर फोर्ट में। ठीक है, तो वेलोर फोर्ट में कौन थे? टीपू सुल्तान के सक्सेसर। इसी वेलोर फोर्ट में क्या होता है कि कैड्रॉक नाम के जनरल होते हैं। कैड्रॉक जो क्या होते हैं, वहां पे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। कमांडिंग ऑफिसर कैड्रॉक। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर होते हैं कौन? कैड्रॉक, थॉमस कैड्रॉक। ठीक, तो ये कैड्रॉक क्या करते हैं, एक नया प्रथा लाते हैं कि आपको क्या करना होगा, टर्बन पहनना होगा, और उस टर्बन का नाम है एग्न्यू टर्बन। क्या लाते हैं? एग्न्यू टर्बन। और एग्न्यू टर्बन में क्या होता था, मान लीजिए कि ये एक टोपी है, ये एक टोपी है, तो इस टोपी के ऊपर ऐसे पंख बने रहते थे, और ये पंख कहा गया कि ये काउ एंड पिग फैट से बने हैं। जैसा कि आप 1857 में पढ़ते हो, वैसी ही कुछ बात यहाँ पे हुई थी। ठीक है, और इसके चलते क्या होता है, यहाँ पे एक रिवोल्ट होता है, एक रिवोल्ट होता है, और बाद में आपके इस रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं गिलेस्पी। सप्रेस कौन करते हैं? सप्रेस करते हैं कर्नल गिलेस्पी। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको काफी जानकारी मिलेगी। इसको सप्रेस करते हैं कर्नल गिलेस्पी। ठीक है, गिलेस्पी सप्रेस करते हैं, और इसी पूरे इंसिडेंट को कहा जाता है वेलोर म्यूटनी। तो पूछता है सीधा सीधा सवाल कि वेलोर म्यूटनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे आपके जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो। और वेलोर म्यूटनी हुआ कब? 1806 में। क्या कारण था उसका? तो एग्न्यू टर्बन जो कैड्रॉक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बारे में वही सेम बात जो 1857 में गोली के बारे में कहा जाता है कि काउ और पिग फैट था, वही सेम बात इस टर्बन के ऊपर कहा गया। इसमें जो एक बना हुआ है पंख, वो काउ और पिग फैट से बना हुआ है, चमड़े का है। और बाद में इसको सप्रेस कौन करते हैं? कर्नल गिलेस्पी को। और कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के सक्सेसर, जिन्हें चौथे एंग्लो मैसूर वार के बाद वेलोर फोर्ट में रख दिया गया था, उनका भी इसमें योगदान माना जाता। तो मैंने पूरा कहानी आपको शॉर्ट में समराइज करने का प्रयत्न किया। अब आगे व्हाइट म्यूटनी। सर, तो आपने अभी कहा कि बार्लो का कार्यकाल तो 1800, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, बार्लो का कार्यकाल एज अ गवर्नर जनरल तो 1805 से 1807 तक रहा। फिर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि व्हाइट म्यूटनी 1809 में हुआ, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोर म्यूटनी 1806, व्हाइट म्यूटनी 6 को उल्टा कर देंगे 9। तो आपको याद रखना है कि ये व्हाइट म्यूटनी जो है, ये तब की बात है जब जॉर्ज बार्लो क्या बन जाते हैं, जब जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल के पद से, क्योंकि 2 साल के लिए थे, मद्रास के गवर्नर जब ये बन जाते हैं। तो जॉर्ज बार्लो जब मद्रास के गवर्नर थे, तो आपको याद रखना है उस वक्त क्या हुआ था, व्हाइट म्यूटनी हुआ था। अंग्रेजों ने ही क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। और व्हाइट म्यूटनी के पीछे अगर कॉज कोई पूछे तो टेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैं क्या है एक लाइन में बता दूंगा, टेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कारण था। इसमें क्या है, तंबू के लिए अंग्रेजी सरकार जो पैसा दिया करती थी, कहीं भी जाते थे ये लोग आपके मिशन पे, तो वो तंबू का पैसा अंग्रेजी सरकार ने देना बंद कर दिया। उसके वजह से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था मद्रास में, और मद्रास में गवर्नर थे उस समय जॉर्ज बार्लो, जो कि 2 साल पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एक्टिंग रूप से। ठीक है, तो ये टेंट कॉन्ट्रैक्ट किससे जुड़ा हुआ है, मद्रास गवर्नर जब थे बार्लो, और व्हाइट म्यूटनी 1809 से। जबकि ये एग्न्यू टर्बन वाला किससे जुड़ा है, वेलोर म्यूटनी और टीपू सुल्तान के वंशजों से। तो ये एक छोटा सा कार्यकाल रहा हमारे जॉर्ज बार्लो का। इससे कई इंपॉर्टेंट सवाल, वेलोर म्यूटनी का सवाल फेमस सवाल रहा है। चलिए, अब हम आगे जो आज का गवर्नर जनरल कवर करेंगे वो है आपके लॉर्ड मिंटो। कौन है भैया? लॉर्ड मिंटो, काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल। इनका कार्यकाल भी आप देख सकते हैं 1807 से 1813। और अगले बार जब हम लोग कवर करेंगे तो हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कवर करेंगे। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, मिंटो 1 नहीं, मिंटो 2 नहीं, मिंटो 2 या लॉर्ड मिंटो सेकंड कब आते हैं, वो तो आते हैं आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मतलब लगभग 100 साल बाद आएंगे। ठीक है, इसलिए यह है लॉर्ड मिंटो 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो है डिप्लोमेटिक मिशन। लॉर्ड मिंटो ने कई सारे डिप्लोमेटिक मिशन भेजे।
कहाँ कहाँ भेजे, तो पहले भेजा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में किसे भेजा भैया, तो अफगानिस्तान में भेजा एल्फिस्टन को, एल्फिस्टन, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, डिफेंसिव ट्रीटी साइन किया। इस ट्रीटी का नाम क्या रखा, डिफेंसिव ट्रीटी, ठीक है। फिर इसने कहाँ भेजा, पर्शिया में। पर्शिया में इसने भेजा जॉन माल्कम। सवाल ये सब आता है मैच द फॉलोइंग में, जॉन माल्कम और हर्डफोर्ड जोन्स। और किसे भेजा, हर्डफोर्ड जोन्स। और यहाँ पे जो संधि तय हुआ उसे कहा गया ट्रीटी ऑफ तेहरान, पर्शिया का कैपिटल, या प्रिलिमिनरी ट्रीटी ऑफ तेहरान। जो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं वही प्रिलिमिनरी ट्रीटी। तो आपसे सीधा पूछेगा प्रिलिमिनरी ट्रीटी किसके साथ था, तो पर्शिया के साथ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ तेहरान। ठीक है। सिंध में किसे भेजा, तो सिंध में आपके भेजा उन्होंने निकोलस, निकोलस को भेजा। और निकोलस के साथ उन्होंने किसको, निकोलस ने कौन सी वहां पे ट्रीटी की, तो परपेचुअल फ्रेंडशिप, परपेचुअल फ्रेंडशिप, ठीक है, परपेचुअल फ्रेंडशिप। और पंजाब में किसे भेजा, तो पंजाब में भेजा चार्ल्स मेटकाफ को, चार्ल्स मेटकाफ को। जी हाँ, ये चार्ल्स मेटकाफ के बारे में एक बात सबसे पहले एक बार यहाँ देख ले। तो यहाँ हुआ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, यहाँ पे निकोलस को भेजा था, तो सिंध में निकोलस, पंजाब में मेटकाफ, पर्शिया में मालकम और हर्डफोर्ड, और अफगानिस्तान में आपका जॉनसन ट्रीटी, डिफेंसिव, प्रिलिमिनरी ट्रीटी, परपेचुअल फ्रेंडशिप और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, अब चार्ल्स मेटकाफ के बारे में एक बात, फिर हम लोग ट्रीटी ऑफ अमृतसर को देखेंगे। चार्ल्स मेटकाफ ये आगे चल के कुछ वक्त के लिए एक्टिंग गवर्नर जनरल बनता है भारत का 1835 में, मात्र 1 साल के लिए। और उस वक्त ये कहलाता है अपने पॉलिसीज के चलते लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। आप कई बार ये क्वेश्चन देख चुके होंगे, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लेकिन अभी नहीं, ये होगा 1835 में, मैं बस यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्ति दाता, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खैर, तो ये याद रखेंगे। अब हमारे लिए जो काम का है देश, हमारे देश के संदर्भ में, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में, वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो मैंने कहा कि लॉर्ड मिंटो ने बहुत से जगह मिशन भेजे थे, पीछे के स्लाइड में हमने देखा, वहीं पे एक मिशन भेजा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अर्थात पंजाब में, है ना। और पंजाब में उस वक्त के किंग कौन थे, उस वक्त रूलर कौन थे, तो रूलर थे आपके महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आप एक बात याद रखेंगे, महाराजा रंजीत सिंह की एक आंख नहीं थी, और इनका एक बहुत फेमस कथन है, इनका एक बहुत फेमस कोट है, जो कि कोट बाय कोट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका जो मूलभूत भावार्थ निकलता है वो यह है कि ईश्वर ने मुझे एक आंख इसलिए दिया ताकि मैं अपने सब्जेक्ट्स में कोई भेदभाव ना करूं, है ना। उसने मुझे क्यों एक आंख दिया, ताकि मैं सबको समता पूर्वक देख सकूं, इक्वालिटी के साथ देख सकूं। ये एक आंख वाला जो एक आपका है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये महाराजा रंजीत सिंह के साथ ये कोट जुड़ा है। मैं 2 कोट आपको और एक और कोट में बताता हूं आपको, महाराजा रंजीत सिंह, और इसके यहाँ किसको भेजा गया, तो मैंने अभी बताया आपको चार्ल्स मेटकाफ को, और इन्होंने भी, इनके बीच में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, चार्ल्स मेटकाफ। तो मैं आपको 2 कोट बताता हूं, ठीक है। एक कोट है कि मुझे ईश्वर ने एक आंख दी ताकि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भेदभाव ना करूं, किसी अपने सब्जेक्ट्स में भेदभाव ना करूं। ये है महाराजा रंजीत सिंह, जो कि क्या थे, एक आंख उनका वो नहीं था, एक आंख से वो नहीं देख पाते थे। एक और कोट है सैयद अहमद खान का कि हिंदू और मुस्लिम क्या है, दुल्हन की 2 आंखें हैं। तो दुल्हन की आंखों वाला कोट सैयद अहमद खान का है, और ये जो एक आंख नहीं है ताकि मैं सबको बराबरी से देख सकूं, ये महाराजा रंजीत सिंह का। बीपीएससी कोर्ट से भी सवाल पूछती है, तो आपको ये सब ध्यान रखना। तो चार्ल्स मेटकाफ को भेजा गया, यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, और कहा गया यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ये सतलज है ना, सतलज नदी, सतलज, इसी को कहा गया सिस सतलज, ऑन द बाउंड्री ऑफ सतलज। तो सतलज नदी को क्या मान लिया गया, बॉर्डर मान लिया गया, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में बॉर्डर मान लिया गया, तो ये बॉर्डर मान लिया गया आपके पंजाब के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो ये जो सतलज नदी, पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह का सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन कहां तक था, तो सतलज तक। ठीक है,
सतलज के साउथ में टोटल ब्रिटिश इंडिया का डोमिनेशन हो गया और नॉर्थ में आपके पंजाब का। तो एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी बाउंड्री बनाती थी ब्रिटिश इंडिया और पंजाब के बीच में, तो सतलज नदी। ठीक है, याद रखेंगे। ब्रिटिश ने कहा कि हम ऊपर कभी नहीं आएंगे और पंजाब ने वादा किया कि हम कभी सतलज के नीचे नहीं आएंगे। चलिए, तो ये दो बातें। तो सतलज नदी कब बॉर्डर बन गई, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 से। कई बार ये सवाल आया है। ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, तो अब मैं बैकग्राउंड बताता हूं। बैकग्राउंड भी जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 1807 में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ तिलसिट। ट्रीटी ऑफ तिलसिट ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। और ये ट्रीटी ऑफ तिलसिट किसके किसके बीच में होती है, तो ये होती है फ्रेंच और रशिया के बीच में। तो आपको पता है रशिया कहीं नॉर्थ में है, तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं रशिया इधर साउथवर्ड आकर के भारत पे कब्जा ना करे, इसलिए उन्होंने पंजाब को क्या किया, एक बफर स्टेट की तरह एस्टेब्लिश किया ट्रीटी ऑफ अमृतसर से। तो कभी आपसे ट्रीटी ऑफ तिलसिट के बारे में आ जाए तो आप कम से कम अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, आप इसके लिए अननोन नहीं रहेंगे। इसी ट्रीटी का एक इम्पैक्ट हुआ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, फ्रांस और रशिया वाले ट्रीटी का। एक वर्ल्ड हिस्ट्री का छोटा सा पार्ट है। आप आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो ने बहुत कॉन्क्वेस्ट भी किए और उसमें ओवरसीज कॉन्क्वेस्ट ज्यादा है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो ने फ्रांसीसियो और डच, फ्रेंच और डच दोनों के पोजीशन को कॉन्ट्रैक्ट किया। 1810 में उन्होंने फ्रेंच कॉलोनीज को क्या किया भैया, तो अपने कब्जे में लिया। कौन कौन सी कॉलोनीज, तो नंबर 1 मॉरिशस आइलैंड, मॉरिशस को ले लिया फ्रांस से अपने कब्जे में। और रीयूनियन आइलैंड, वही रीयूनियन आइलैंड जिसको लेकर के क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अभी हाल में न्यूज में था, है ना, रीयूनियन आइलैंड। तो ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक है, इसी रीयूनियन आइलैंड का पहले नाम था बर्बन आइलैंड, क्योंकि ये फ्रांस के एक डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी के नाम पे था। चलिए, इधर क्या आता है, तो यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया डच के जावा और मोलक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा कब्जा हुआ था मिंटो के टाइम पे। ये दो बातें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम अपने अंतिम बात की तरफ आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिंटो में वो क्या है, वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये चारों उनका मैच द फॉलोइंग में आता है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव की तरफ आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल आता है, चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 में ही आप पढ़िएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग भी आए, लेकिन पूछेगा कि चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय आया, तो आपको याद रखना है कि मिंटो के समय। तो आपको सीधा याद रखना है, यहाँ पे आपके गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल है कौन, तो ये है आपके लॉर्ड मिंटो। ये कौन है आपके, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय आता है। 3-4 बातें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या होता है, मोनोपोली ऑफ कंपनी, कंपनी का एक अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, अच्छा इसका मतलब हुआ कि जो भी मैं बताऊंगा उनको छोड़कर के बाकी जगह मोनोपोली खत्म हो गई। वाज रेस्ट्रिक्टेड टू टी, चाइना, और चाइना के साथ ही कौन सा व्यापार होता था, ओपियम का। ठीक है, तो इन दोनों सेक्टर, मतलब टी, चाइना, चीन, चाय, और चाइना में भी ओपियम, तो अगर तीनों आ जाए अलग अलग तो भी सही। चाय, चाइना और अफीम छोड़ करके अब कहीं भी मोनोपोली नहीं रह गई थी। ठीक है, मोनोपोली इन तीनों सेक्टर को छोड़ करके नहीं रह गई थी, मतलब मोनोपोली इन तीनों तक रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी। एक सवाल आता है कि वो कौन सा ऐसा पदार्थ था, वो कौन सा ऐसा मटेरियल था जो चाइना, इंडिया और ब्रिटिश के बीच में ट्रेड का एक कॉमन फैक्टर था, तो वो ओपियम था। तो मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं, आपको याद रहेगा। एक तरफ आपका हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ हो गया इंडिया, और एक तरफ हो गया आपका चाइना। और इन तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर है आपका ओपियम। ये सवाल आपके आया हुआ है एग्जाम में। ओपियम वाज द कोइंसाइडिंग पॉइंट इन द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया एंड चाइना। चलिए, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब हम लोग दूसरे में देखते हैं, तो यही वो एक्ट था जहां पे 1 लाख पर एनम पर ईयर का क्या मिला था, ग्रांट मिला था, एजुकेशनल ग्रांट मिला था। ठीक है,
और यही एजुकेशनल ग्रांट, इस एजुकेशनल ग्रांट पे मैं आगे बताता हूँ आपको, या बता ही देता हूँ, यही एजुकेशनल ग्रांट को लेकर के एक डिबेट छिड़ा भारत में। क्या छिड़ा? एक डिबेट छिड़ा, और उस डिबेट को क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कहा गया। ये फेवर में क्या थे? दे वर इन फेवर ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन, but they were in favor of modern English education, ठीक है। तो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का डिबेट किससे जुड़ा है? पढ़ाई से जुड़ा हुआ, भारत में शिक्षा को लेकर के। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि आया यहाँ पे मकौले, जो कि क्या बनता है लेटर ऑन? क्या बनता है भैया? वो लॉ मेंबर बनता है। क्या बनता है? लॉ मेंबर बनता है। कहाँ पे? वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल उस समय थे, गवर्नर जनरल। और उस आगे चल करके ये होता है विलियम बेंटिक के काल में। क्या बनता है? ये लॉ मेंबर बनता है इन विलियम बेंटिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। और इसने इसके मकौले से रिलेटेड 2-3 बात आप याद रखेंगे। इसने दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी रिलेटेड टू एजुकेशन, डाउनवर्ड, कि हम अगर इलीट को शिक्षित कर दे तो शिक्षा खुद ब खुद मास तक पहुंच जाएगी। तो सवाल आता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे जुड़ी हुई है? तो आपको आज से याद रखना, ये मकौले के द्वारा दी गई थी, ये एजुकेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर इसी ने कहा था कि हमें क्या क्रिएट करना है, इसका एक स्टेटमेंट है कि क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस विथ यूरोपियन टेस्ट। मतलब एग्जैक्ट ये बात नहीं कही थी, लेकिन यही इसका अर्थ होता है कि हमें एक ऐसे भारतीयों का समुदाय खड़ा करना है जो क्या करे, जो अपने पहनावे ओढ़ावे, बोलचाल, कल्चर में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता हो, इंग्लैंड के विचारधारा को रिप्रेजेंट, और कहीं ना कहीं वो सही भी है। आज जो हमारा वेशभूषा कपड़ा है वो क्या है? कहीं ना कहीं वेस्टर्न से प्रभावित भी है। तो इसी को फ्रेज में कहा जाता है ये मकौले का भूत, स्पेक्टर ऑफ मकौले। जैसे मैंने स्पेक्टर ऑफ नेपोलियन बताया था, उसी तरह स्पेक्टर ऑफ मकौले या घोस्ट ऑफ मकौले विथ यूरोपियन टेस्ट, ठीक है। इसी का एक और कथन इसका एक और है कि अरब और भारत की पूरी लाइब्रेरी यूरोप की एक किताब का भी मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब इसका कहना था कि यहाँ सिर्फ कपोल कल्पनाएं, कथाएं रहती हैं। मतलब इंटायर लाइब्रेरी, इवन entire library of European and Arabian and Indian Peninsula cannot compete with a single European book, ठीक है। तो कोई बुक वाला कथन था, आप सुन लिए, आपको याद होना चाहिए कि अरब और भारतीयों के पूरे शास्त्र, पूरे ग्रंथ यूरोप के एक किताब का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना वो है 2 फरवरी 1835। मैंने एक्सटेंड किया है पॉइंट को, ये चार्टर एक्ट से मैं आगे जा रहा हूँ एजुकेशन वाले में। यहाँ पे आता है मकौले मिनट। क्या आता है? मकौले मिनट। और ये मकौले मिनट ही क्या रखता है? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो किताब वाला अरब और इंडियन पे किताबों को खराब किसने कहा था लिटरेचर को? तो मकौले ने। फाउंडेशन ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो ये तो मैं एक्सटेंड कर गया यहाँ पे। यहाँ से बात निकली कि एनुअल एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू गवर्नर जनरल पढ़ रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट बात था मैंने बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट हो गई, 1 लाख का ग्रांट मिला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या थी? वो बात थी नंबर 3 कि क्रिश्चियन मिशनरीज वर परमिटेड ऑफिशियली टू प्रीच देयर रिलीजन। ऑफिशियली इनको परमिशन दे दिया टू प्रीच क्रिश्चियनिटी को प्रीच कर सकते थे, उसके मैसेज को फैला सकते थे। एंड कैरी ऑन प्रोसेलिटाइजेशन अर्थात धर्म परिवर्तन, कैरी ऑन प्रोसेलिटाइजेशन अर्थात धर्म परिवर्तन,
तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये 3 बातें जो मैंने 1 2 3 करके लिखे उसे आप याद रखेंगे। मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट हो गया, ओपियम, चाइना, चाय, और ये ओपियम ही एक ट्रिपल अलायंस के बीच में एक कॉमन फैक्टर था। 1 लाख पर एनम का एजुकेशनल ग्रांट मिला, लेकिन उसमें एक डिबेट छिड़ गया, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, और अल्टीमेटली ये किसके फेवर में गया? एंग्लिसिस्ट के फेवर में गया। मकौले मिनट से, मकौले वो व्यक्ति है जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी रिलेटेड टू एजुकेशन देता है, जो कहता है कि हम एक ऐसे इंडियन का क्लास उत्पन्न करेंगे जो देखने में तो इंडियन होंगे मगर विचारधारा से, सोच से, विचार से, आचार से, व्यवहार से क्या होंगे? वो बिल्कुल तरह से यूरोपियन होंगे। और मकौले वो व्यक्ति जो कहता है कि अरेबिया और इंडिया के पूरे ग्रंथ, पूरे शास्त्र यूरोप के एक किताब का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। देखिए पूरा स्टेटमेंट कुछ और हो सकता है लेकिन भाव हमेशा यही निकलेगा। चलिए, तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल को डिस्कस किया, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। हम उसके बाद मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।